क्या अहम वृत्ति एक अंडरलाइंग प्रॉपर्टी जैसी है? बिल्कुल, अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। तो मेरे से एक पूछने लगा कि सर, तो अंडरलाइन प्रॉपर्टी जो अस्तित्व ही करती है, एग्जिस्ट करती है हमेशा, वो बार बार जन्म लेती है, हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अस्तित्वमान होती है, इंटेलिजिबल तरीके से, अमूर्त तरीके से। हर बच्चे में वो क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रकट हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। देखो, ये जो वृत्ति भी है वो वास्तव में अमर ही है। जैसे जीवात्मा को हम कहते हैं ना, जीवात्मा भी मरती नहीं है, वो बस शरीर छोड़ करके जाती रहती है। तो वो जो जीवात्मा है वो वास्तव में अहम वृत्ति है। जीवात्मा आत्मा नहीं है, जीवात्मा क्या है? अहम वृत्ति। तो मरती वो भी नहीं है, बस जब वो शरीर के साथ संयुक्त होती है तब वो प्रकट होती है। ये भी नहीं कहना चाहिए कि वो हवा में रहती है फिर शरीर में घुस जाती है। वो जीवात्मा, वो अहम वृत्ति आती ही कहां से है? वो शरीर की कोशिकाओं से आती है। शरीर और अहम वृत्ति एक दूसरे से अभिन्न है। शरीर माने कैसा शरीर? जीवित शरीर, जिसकी कोशिकाएं अभी स्वस्थ हैं, जिसको कोई बहुत भारी चोट नहीं लग गई। यदि कोशिकाएं तुमने तोड़ फोड़ दी, जब शरीर ही टूट फूट गया, तो फिर अहम वृत्ति भी टूट फूट गई, वो भी नहीं बचती। तो अहम वृत्ति या जीवात्मा वास्तव में शरीर का ही दूसरा नाम है। अगर शरीर होगा तो वो बोलेगा मैं हूं, अगर शरीर है तो क्या बोलेगा वो? मैं हूं। कोई शरीर हो, आदमी का हो, घोड़े का हो, गधे का हो, कीड़े का हो, वो बोलेगा मैं हूं। अगर शरीर सलामत है, टूटा फूटा शरीर है, उसमें कुछ हो गया है, तो वो नहीं बोलेगा। फिर उसको हम क्या बोलते हैं? मृत शरीर। मृत शरीर का मतलब ही यह है कि ऐसा शरीर जिसकी व्यवस्था अब चरमरा चुकी है। अब वो नहीं बोलेगा मैं हूं, क्योंकि इसमें अब वो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बचा जो विशिष्ट था, जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस के लिए आधार बन सकता था। अगर वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो फिर चेतना बचती नहीं है। तो मेरे से वो पूछने लगा कि इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे आप कह रहे हैं जीवित शरीर, तो जब हम कह रहे हैं कि जीवित शरीर में ही मैं भाव है, तो ये अमीबा में भी होगा। हां, अमीबा में भी होगा। तो कहने लगा, लेकिन अमीबा कह तो नहीं रहा है मैं, बल्कि उसको कुछ होगा तो वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर हम एटॉमिक लेवल, परमाणु के स्तर पर जाएं, वो भी अपने स्टेबल स्टेट को बचाने के लिए कुछ हरकत करता है। तो मेरा कहना था बिल्कुल सब जीवित हैं। तो कहता तो फिर मृत भी नहीं होगा कोई। तो मैंने कहा कोई मृत नहीं है। वास्तव में तुम जिसको मृत कहते हो, वो बात बस ऐसी ही है कि अब वो उस तरह की चेतना नहीं दर्शा रहा जैसी तुम्हारी है। अब वो एक अलग तरह की चेतना दर्शा रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति एक हैं। हालांकि पुरुष और प्रकृति एक हैं, इसलिए वो दोनों को नाम भी एक ही दे देते हैं। वो पुरुष को कह देते हैं परा प्रकृति, और जिसको तुम साधारण जड़ प्रकृति कहते हो, उसको वो कह देते हैं अपरा प्रकृति। तो जड़ प्रकृति का नाम क्या हुआ? अपरा प्रकृति। और चेतन पुरुष प्रकृति का नाम क्या हुआ? परा प्रकृति। पर हैं दोनों प्रकृति
है ना? माने दोनों में कुछ तो साझा होगा। दोनों में क्या साझा है? दोनों में यही चीज साझी है कि चेतना है दोनों में। बस एक में बहुत ज्यादा है और एक में एकदम प्रसुप्त हो गई है, डॉर्मेंट, प्रसुप्त हो गई है। डॉर्मेंट ना हुई होती तो आती कहां से? मिट्टी से फूल कैसे पैदा हो जाता? जड़ पदार्थ में चेतना कहां से आ जाती? थी, पहले से थी, बस सिचुएशंस का संयोग ऐसा बना कि अब वो प्रकट हो गई। कोई भी चीज कभी भी मृत नहीं है। कण कण में नारायण है। कुछ नहीं मृत नहीं है। तुम जो खाना चाहते हो उसको तुम क्या बोलते हो? जिंदा है या मुर्दा? बोलो। दाल है। उसको तो तुम यही कहते हो ना कि दाल में जीवन नहीं है। वो खाते ही फिर जीवन कैसे बन जाता है? इसीलिए फिर उपनिषद बोलते हैं अन्नम ब्रह्म, मतलब समझो बात को, कुछ भी मुर्दा नहीं है, हर चीज जीवित है। मौका आने पर वो रंग दिखाएगी। मौका नहीं आया है अभी। दीवार, मतलब ये दीवारें बोलेंगी एक दिन, अभी मौका नहीं आया, बस ये दीवारें बोलेंगी एक दिन। और ये जो सामने बैठा बोल रहा है, ये दीवार बना होगा, समय की बात है। मिट्टी एक दिन प्राण धारण करेगी और आज जो प्राण धारण करे हुए है वो कल मिट्टी हो जाएगा। दोनों में कोई अंतर है नहीं। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुहे। कबीर साहब कहते हैं, मतलब समझो अभिन्न है, वास्तव में कोई मृत नहीं है। मिट्टी कहे कुम्हार से, जो भी पदार्थ मटेरियल अस्तित्व में है उसमें एक डॉर्मेंट, मतलब मैं भावना तो है ही ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता प्रोटॉन की तरफ भागना है? प्रोटॉन को कैसे पता प्रोटॉन से दूर भागना है? बोलो, बताओ ना। तो वहां जो तुम्हें जड़ माने अनकॉन्शियस, अचेतन खेल दिखाई दे रहा है, गौर से देखो ना, कुछ तो है उसके अंदर भी जो उन्हें उनके अस्तित्व का एहसास दिला रहा है। मैं साहब इलेक्ट्रॉन हूं और मुझे प्रोटॉन की तरफ जाना होता है। तो वहां पर जो खेल है वो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो साहब जो खेल है फिजिकल है, भौतिक है। वैसे ही स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है वो तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात है। इधर एक हार्मोन है, दूसरा उधर एक हार्मोन है, उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचना ही होता है। वहां भी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है। वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब शरीर में आ जाते हैं तो जीवित होकर एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। तब तुम मान लेते हो कि ये जीवित हो गया मामला, जान आ गई। वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब तक केमिकल रसायन में होते हैं तो तुम मानते ही नहीं कि वो जिंदा है। यह भी बड़े अहंकार की बात है। जब तक कोई चेतना हमारी चेतना जैसी नहीं होगी हम उसे जीवित नहीं मानेंगे। हमारे लिए जीवन की परिभाषा क्या है? जो चीज हमारी तरह जैविक गतिविधियां दिखाती हो उसको हम जीवित मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये इतनी सारी जो खोजें चलती हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, अन्य ग्रहों के जीवन की, कि दूसरे ग्रहों पर इधर उधर जीवन खोजो, देखो इनमें चलता क्या है, एक जीवन के नाम पर क्या खोजते हैं। ये वैसा जीवन खोजते हैं जैसा पृथ्वी पर पाया जाता है। तुम्हें कैसे पता कि वहां जीवन नहीं है? हो सकता है वहां बिल्कुल सामने हो, तुम्हें दिख ना रहा हो सकता है जिस चीज को तुम जड़ चट्टान समझ रहे हो मंगल ग्रह की, वो जीवित हो, पर वो उस तरह से जीवित नहीं है जैसा तुमने जीवन को परिभाषित किया है। इसीलिए वो जीवन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। ये बड़े अहंकार की बात हुई ना कि जीवन सिर्फ वही है जैसा मेरा जीवन है। इस तरह के अलावा कोई जीवन होगा तो मैं उसे जीवित मानूंगा ही नहीं। चट्टान जीवित है,
पर तुम उसे जीवित मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारी तरह जीवित नहीं है। वो तुम्हारी भाषा नहीं बोलती, वो तुम्हारी तरह खाना नहीं खाती, वो तुम्हारी तरह गतिविधियां नहीं करती, तो तुम मानते ही नहीं कि वो जीवित है, जबकि उसी चट्टान पर खिलने वाला है फूल। फिर तुम मान लोगे कि वो जीवित है। फूल क्या सिर्फ बीज से निकला है? उसी चट्टान की दरार में एक बीज पड़ा था और फूल पैदा हो गया। क्या सिर्फ बीज से आया? चट्टान ही फूल बनकर सामने आ जाती है। जीवन पहले से था, फूल के रूप में बस अभिव्यक्त हो गया है।